कि आपको जज करना है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो। जैसे मैंने आप लोगों के सामने यूनिट्स लिख दिए हैं, मैंने बिल्कुल सेट पैटर्न के अंदर यूनिट्स लिखे हैं। कौन सी ऐसी यूनिट है जिसमें चीजें याद करनी है, कौन सी ऐसी यूनिट है जिसमें प्रैक्टिस करनी है, और कौन सी ऐसी यूनिट है जो कॉमन सेंस बेस्ड है। मैंने बिल्कुल उसी तरीके से आपके लिए यूनिट लिखे हैं। अगर आप लोग देखो तो मेरे लिए ये ए ब्लॉक है, ये मेरे लिए बी ब्लॉक है और ये मेरे लिए सी ब्लॉक है। 3 ब्लॉक्स के अंदर मैंने आप लोगों की यूनिट्स को डिवाइड कर दिया है। अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों ने अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कभी ना कभी लाइफ में पहले करी है तो सी ब्लॉक आप लोगों के बहुत ही ज्यादा मतलब का ब्लॉक होने वाला है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने इससे पहले कभी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करी है, मेरा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से और किसी एग्जामिनेशन से नहीं, अगर आपने इससे पहले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करी है तो आप सभी लोगों के लिए आपका ए पार्ट जो है वो आपके मतलब का हो सकता है। इसके अलावा आपको जो बी पार्ट है वो पढ़ना ही पढ़ना होगा। बी पार्ट के अंदर भी मैं मान सकती हूँ कि जो आईसीटी वाला यूनिट है वो एक ऐसा यूनिट है जो शायद आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पार्ट तो इसका डेफिनेटली पढ़ा होगा, क्योंकि ये बेसिक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। ऑल्दो अब जितना लेवल इंक्रीज हो गया है तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर से उठ के भी कई अच्छे और इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं। ये जो सारे के सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ये सभी के सभी एनालिटिकल बैंड में आते हैं। तो ये जो बैंडविड्थ है ये बहुत इंक्रीज हो गई है, अभी एनालिटिकल अप्रोच के साथ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को भी यूनिट इसी तरीके से फिल्टर करनी होगी। अब मैं आप सभी लोगों को अगर बोलूं तो मुझे 80 नंबर लेके आने हैं। 80 नंबर के लिए मुझे 40 क्वेश्चन सही करने हैं। अब सबसे पहली बात तो ये डिपेंड करता है कि 40 में से कितने क्वेश्चन है जो पर यूनिट आपके पूछे जाएंगे। देखो पहले के जमाने में जब सीबीएसई पेपर लेता था तब हम ये कह सकते थे कि हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, बट जब से एनटीए ने पेपर लेना शुरू किया है इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दूंगी कि हर यूनिट में से आप लोगों को 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 यूनिट है, 5 क्वेश्चन ईच, यानी कि 50 क्वेश्चन। ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 6 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि 2 ही सवाल आए। हाँ, तो मान के ये चल लीजिए कि 3 से 4 सवाल आप हर यूनिट के ऑन एन एवरेज आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कुल मिला के अगर मैं इस हिसाब से थोड़ा सा लॉजिक लगाऊं तो 3 ऐसी यूनिट है जो मैं छोड़ सकती हूं, जिसमें से 9 से 10 क्वेश्चन आप लोगों के रह गए हैं। बचे हुए 40 क्वेश्चन आपके मतलब के हैं, जो हमेशा से मेरा पैटर्न भी रहा है और मैं पिछले 3 साल से इसी पैटर्न पर बच्चे को पढ़ाती भी हूं। वो है 7:3 का पैटर्न। मैं कोई सी भी 7 यूनिट अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से कंसोलिडेट तरीके से पढ़ूंगी, और जो 3 यूनिट है वो मेरे लिए कैसी यूनिट होने वाली है जिसको मैं सरफेस से ही भरूंगी। अब देखो, अगर आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो आपका जो ए पार्ट है वो टोटली आप लोगों का थोड़ा कॉमन सेंस ओरिएंटेड पार्ट है। कॉमन सेंस के साथ में थोड़ा बहुत चीजें जो है वो आप लोगों की रूट लर्निंग वाली भी यहाँ पर होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप लोगों को अलग अलग टाइप ऑफ थ्योरिस्ट पढ़ने होते हैं जिन्होंने अलग अलग टीचिंग मॉडल्स के ऊपर काम किया है। आपको डोमेन्स ऑफ लर्निंग पर बात करनी होती है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी होती है। बट जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं उसमें से 90% क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 10% क्वेश्चन में आप लोगों को कोई याद की हुई चीज को ही याद करके टिक करना होगा। अदर देन दैट आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन दोनों के ही क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत बेसिक सेंस लगा के, या मैं कह सकती हूँ थोड़ा बहुत प्रिपरेशन सेंस लगा के सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम उन क्वेश्चन में आती है जिसमें इन दोनों को इंटीग्रेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो आप लोगों का पेपर बनने लगा है, जैसे मैंने एमएसओ की बात करी, स्टेटमेंट असर्शंस और टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बात करी, आप लोगों की ये दोनों यूनिट को मिक्स करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इन यूनिट के लिए ज्यादातर प्रैक्टिस करनी होती है, एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चंस पे बात करनी होती है। इन यूनिट्स को कम पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट इनके क्वेश्चंस आपको ज्यादा निकालने हैं। वहीं पे अगर मैं आपके बी पार्ट पे आऊं तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े या सोच रहे हो कि कॉमन सेंस ओरिएंटेड काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसी यूनिट या हायर एजुकेशन जैसी यूनिट्स में बहुत सारा कंटेंट होगा जो आप लोगों को याद करना होगा, इंक्लूडिंग रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी। 2 ऐसी यूनिट्स है जिसमें आपको चीजें समझनी भी होगी और उनको याद भी रखना होगा। अब मैं बोलूं आपको कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है तो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्लॉटर के कितने टाइप्स है, प्रिंटर्स के कितने टाइप्स हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पेज प्रिंटर कौन से होते हैं, लाइन प्रिंटर्स कौन से होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी हायरार्की में कौन सा मेमोरी पहले आता है, कौन सा मेमोरी बाद में आता है। हमको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एरर कौन कौन से आ सकते हैं, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, ये पता भी होना चाहिए। यानी आपको इसको याद भी रखना है, पढ़ना भी है, और आपको इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को अप्लाई भी करना होगा। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर पूछे जाते हैं।
जैसे कि लास्ट ईयर आप लोगों का मेमोरी से ही क्वेश्चन बना, बट मेमोरी से क्वेश्चन बोला कि अगर मैं आपको डाउनलोडिंग स्पीड दे दूं और फाइल की डाउनलोड साइज दे दूं, जो फाइल को डाउनलोड करना है उसकी साइज दे दूं, तो मुझे बताइए कि कितना समय लगेगा डाउनलोड होने में। यानी ये आईसीटी का मैथमेटिक्स से मिक्स करके क्वेश्चन पूछ ले, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का आ गया है। तो आपको पढ़ना भी है और पढ़ने के साथ साथ आपको इन यूनिट्स के अंदर एप्लीकेशन पर भी काम करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जाते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। तो ये यूनिट या ये यूनिट्स जो है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी अच्छी यूनिट्स होती है, थोड़े अच्छे लेवल की यूनिट्स होती है। एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन टोटली रट्टाफिकेशन वाली यूनिट है। यहाँ पर मैं मानती हूँ 20 से 30% चीजें होंगी जो समझने वाली होंगी, बाकी आपकी 60 से 70% जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको याद करनी है। कन्वेंशंस, नॉर्म, जो भी आपका हायर एजुकेशन सिस्टम रहा है, एंशिएंट सिस्टम जो था, मॉडर्न सिस्टम जो है, सभी की सभी चीजें जो है वो आपको याद ही रखनी होंगी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का टॉपिक, जो कि मैं कहती हूं कि सबसे ज्यादा आपका स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि ये है आप लोगों का प्रैक्टिकल यूनिट। देखो, ज्यादातर बच्चों को इन यूनिट से डर लगता होगा, शायद अगर उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करी है तो। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट आप लोगों की कोई भी होगी, आप एट द एंड ऑफ द पेपर आप लोग जज करके देख लेना, वो आपका रहेगा आपका पार्ट सी, जिसमें आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। ये जो आपका पार्ट है, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझना है। आपको यहां कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं और प्रैक्टिस लगानी है। अगर आप रोज का एक डीआई, रोज का एक आरसी, कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के करते हैं, तो आराम से आपके लिए ये चारों यूनिट्स मोस्ट स्कोरिंग यूनिट हो जाएंगी। माइनस लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है, तो इस थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग थोड़ा सा हटा दें, जैसे कि इंडियन लॉजिक वाला पार्ट हो गया आप लोगों का, है ना, आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट हो गया। वैसे तो देखो, आर्ग्यूमेंट या फैलेसी वाला जो पार्ट है वो भी मैं प्रैक्टिकल तरीके से ही पढ़ाई हूँ, आपने देखे होंगे वीडियोस, यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं। अगर आप लोग सर्च करोगे लॉजिकल रीजनिंग बाय अदिति मैम या फैलेसी बाय अदिति मैम, तो आपको मिल जाएगा। तो वो वाला जो पार्ट है इंडियन लॉजिक को छोड़ के, मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों के चारों यूनिट्स आप लोगों के मतलब के यूनिट्स है और बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है। मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज, एवरेज, रेशो, ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आ गए तो आसानी से आप लोग डीआई का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि डीआई बस इन्हीं तरीके से पूछा जाता है, इन्हीं 3 फॉर्म के अंदर। तो आप लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो ये 3 डिवीजन हैं जो आपके यूनिट्स के होते हैं। तो आपको ये जज करना है कि आप कौन से वाले यूनिट में कंफर्टेबल हो और कौन से वाले यूनिट में कंफर्टेबल नहीं हो। जैसा मैंने बोला 7:3 मॉडल में आप लोगों को डिसाइड करना है कि वो 3 यूनिट कौन सी है जो मैं ऊपर सरफेस से करूंगी, और कौन सी 7 यूनिट ऐसी है जिसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए मुझे वो क्वेश्चन आना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए। ये है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 83 प्लस सब्जेक्ट्स में होता है, इस बार 84 सब्जेक्ट्स में हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेपर 1 है जो आप लोगों को मिल जाएंगे, बट मेरा ये मानना है कि 1000 क्वेश्चन करो उससे बेटर है कि 100 ही करो, बट ऐसे करो कि उस 100 से आप और आगे के 400 क्वेश्चंस निकाल सको। ये चीज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन क्वांटिटी पे ध्यान देना। इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्वालिटी पे ध्यान दो। कैसे ध्यान दो? जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये मैं आइडियल स्ट्रैटेजी मानती हूं या आइडियल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई यानी कि क्वेश्चन के टाइप को आइडेंटिफाई करो, आप अपनी प्रॉब्लम डोमेन को आइडेंटिफाई करो कि क्या एक्चुअली में मेरी प्रॉब्लम है। आपको ये तो पता ही है, पेपर 1 के अंदर इतनी यूनिट्स है, ये है, वो है, सब पता है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि क्या आपकी प्रॉब्लम डोमेन है। जब आप आइडेंटिफाई करने लगोगे तो चीजों को आप बेहतर तरीके से डिफाइन करोगे। जैसे कि आप सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यार रिसर्च एप्टीट्यूड का जब क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं ना, तो मुझे कोई भी आइडेंटिटी इसकी समझ में नहीं आती, मुझे नहीं पता चल रहा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ से आया है। टीचिंग एप्टीट्यूड या इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मैं नहीं उसको क्लियर कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो यानी कि आपने उसे अच्छे से देखा और डिफाइन कर लिया और अपने लिए एक लिस्ट बना ली कि यार इस टाइप के क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन है जो मैं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन से फेज में हो गए। अगर आप उस फेज में हो जो पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो मेरे हिसाब से उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट अपने इंटरेस्ट के पास में जाना चाहिए। यानी कि अगर आप सभी लोगों के पास में 10 यूनिट है तो 100% ऐसी 3 से 4 यूनिट्स होंगी जो आपको अच्छी लगती ही होंगी। अगर आप याद करने वाले लोगों में से है
ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है आपका या इस तरीके से है, तो 100% एनवायरनमेंट जैसे टॉपिक, हायर एजुकेशन टॉपिक, ये सब आपको आते होंगे। अगर आप थोड़े मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं तो आपको DI है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये वाले टॉपिक्स अच्छे लगते होंगे। इन जनरल अगर आप सभी लोगों ने अपने 11th-12th के अंदर IP पढ़ा है, ग्रेजुएशन में कभी भी कंप्यूटर्स के बारे में कुछ पढ़ा है, तो ICT आपको आता होगा। यानी कुल मिला के 10 में से ऐसी 3 से 4 यूनिट आप पक्का निकाल लोगे जो आपको आती होगी। उसके लिए आपको कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, वो आपके बस आती ही होगी आपको वो चीज। तो आप सबसे पहले उस पर फोकस करिए। वो जब डन हो जाएगा, उसके जब क्वेश्चंस डन हो जाएंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज पे जाइएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं डेफिनेशन के बाद एक्सप्लोरेशन का वे आपको बता रही हूँ कि हाउ कैन यू एक्सप्लोर थिंग्स। अब बात ऐसी है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि यार ICT में मेरे को पता है हेक्साडेसिमल क्या होता है, मुझे पता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर सकती, क्योंकि आपको हेक्साडेसिमल से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस है वो भी आपको समझने होंगे। अब अगर हम लोग आगे चल जाएं तो आपने एक स्ट्रैटेजी यहाँ तक बना ली होगी कि मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं, मेरे को ये यूनिट सही लगती है, ये यूनिट सही नहीं लगती है। उस हिसाब से आपने बना लिया होगा अपना नोट कि यार ये सही है, ये सही है, ये सही है। आगे हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को भी डेसिफर करने वाले हैं, तो उसके लिए हम एक्ट वाले पार्ट पे जाएंगे। एक्ट वाला पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आपने जो भी सोचा है, जो भी आपने इतना टाइम लगाया है ये एनालाइज करने में कि मेरे लिए क्या बेनिफिट है, मेरे लिए क्या वीक पॉइंट है, आपने जब ये सारी चीजें एनालाइज कर ली है तो आपको पता लग गया होगा, प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज आपको कोई और नहीं बता सकता है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता सकती हूँ, पर कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पिक करना है आपको सबसे पहले, वो मैं आपको नहीं बता सकती। वही तो एग्जाम सेंस है। जितने ज्यादा बच्चों को आप मिलोगे जो बहुत ज्यादा पेपर देके आते हैं, उनको बहुत अच्छा एग्जाम सेंस होता है ना। वो स्प्लिट सेकंड सेंस उनके पास में होता है कि उस वक्त कंप्यूटर के सामने बैठ के कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले अटेम्प्ट करना है और कौन सा छोड़ देना है, आगे बढ़ जाना है, फिर दूसरी राउंड में आऊंगा तो रिवाइज करूंगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ आप लोगों को, एग्जाम में कितने ज्यादा क्वेश्चंस करके आने हैं ऐसा नहीं है, सही करके आने हैं, समय पे करके आने हैं। पेपर 1 को अगर आप लोगों ने 50, 55 या 60 मिनट से ज्यादा टाइम दे दिया ना, तो मुझे लगता है आपका पेपर 2 छूट जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि पेपर 2 भी काफी लेंदी आता है आप लोगों का। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक्ट कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हुए चल रहे हो, जो भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो भी आपने टॉपिक्स डिसाइड किए थे कि इस टॉपिक से करूंगा, वो आपने कर लिया है, उसके बाद में इमीडिएटली अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए लुक बैक करिए। लुक बैक मतलब आप दोबारा से जाइए और जल्दी से उसका कॉन्सेप्ट रट लीजिए या समझ लीजिए। अगर हायर एजुकेशन होगा तो ऑब्वियसली आपको रटना ही पड़ेगी चीजें, मतलब क्योंकि फैक्चुअल चीजें हैं तो आपको फैक्ट तो रटना ही पड़ेगा। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है तो उसे समझिए और फिर उसे आके अप्लाई करिए।